नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कर्नल अजय रैना साहब जुड़ गए हैं, परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सब परिचित हैं। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है अजय जी। धन्यवाद ओमकार जी, हमेशा अच्छा लगता है यहाँ आके। थैंक यू सो मच। जी। और सीधे चलते हैं जरा ईरान में, खाड़ी के देशों में इस समय जो कुछ हो रहा है, तो जरा आप समझाइए हमारे दर्शकों को भी और हमको भी, हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? ये तर्क संगत है या केस बनाया गया है इराक की तरह? दोनों का मिश्रण है ओमकार जी, क्योंकि इराक का तो ओपन शट केस था। उन्होंने बोला कि उसमें बायोलॉजिकल वेपन है और केमिकल वेपन्स हैं, और बीच में न्यूक्स की बात भी चली और वो आज तक नहीं मिले। ईरान की जब बात करते हैं तो हालांकि तुलसी गाबर्ड ने तो शपथ लेके अपनी कांग्रेस में बयान दिया था कि ईरान के पास न्यूक्स का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, और खुमैनी ने भी 35 साल पहले एक फतवा जारी किया था कि हम न्यूक नहीं बनाएंगे। ये तो एक पहलू है जो इसको इराक के साथ आप कह सकते हैं कि मेल खाता है। दूसरी तरफ क्या है कि हमास, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया तो ईरान ने बनाए, वो भी फैक्ट है। हूतीज उनको सपोर्ट की और वो ऐसी नौबत आ गई। हालांकि इसकी शुरुआत का अगेन मैं दोष अमेरिका को दूंगा कि पहले आपने शाह के साथ दोस्ती की, इसराइल और ईरान ने मिल के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश की, रडार्स बनाई, इंजीनियर तो बहुत बढ़िया हैं इसराइल के। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि दुनिया के बेस्ट इंजीनियर जो हैं वो ईरान में हैं, जर्मनी से भी ऊपर हैं वो। और आप देख सकते हैं कि 47 साल वो देश सैंक्शन रहा है और सर्वाइव कर रहा है, तो कुछ तो है उनमें, सिविलाइजेशनल डेप्थ है। तो पहले तो अमेरिका को शाह बड़ा पसंद था। फिर शाह जी के टाइम पे जब ईरान बड़ा वेस्टर्नाइज्ड, ओपन सोसाइटी, सब कुछ बल्ले बल्ले होने लगा, तो फिर विद्रोह हुआ। उस विद्रोह में भी अमेरिका ने एक पैसिव रोल अदा किया, विद्रोह करवा दिया, साथ हो गया, पर ठीक है, उल्ट तो तक छोड़ दी शाह का हाथ। लास्ट में तो बीमारी के लिए इलाज कराने गया था वो, तो उस टाइम अमेरिका ने छोड़ दिया था उसको, जैसे करता है वो। तो ये आ गया। फिर इनकी एम्बेसी का पंगा पड़ गया। फिर इनका एक मिशन, रेस्क्यू मिशन फेल हुआ, तो इनको करारी चपट लगी मुंह के ऊपर। और उस टाइम ये था कि कोल्ड वॉर का टाइम था, तो ऐसा कोई ठेस आपको पहुंच जाए कि आपका रेस्क्यू टीम ही फेल हो जाए, तो बड़ा झटका था। तो इन्होंने क्या किया, 10 साल तक ईरान इराक की लड़ाई लगवा दी कि तुम लड़ो। सदाम हुसैन को खड़ा किया कि तू ईरान को, इनको जो भी जो इनके इस्लामिक जो रूलर इनको निकालो। वो तो हो नहीं पाया इनसे, बिकॉज ईरान का अपना करेक्टर है कंट्री का। ईरान पाकिस्तान नहीं है, वो एक, जैसे मैंने कहा, एक सभ्यता है। धर्म परिवर्तन उनका हो गया, लेकिन कई वैल्यू होती हैं। उसके बाद फिर 91 में लगातार तब से इसराइल ने ये बोलना शुरू किया कि हफ्ता बस 10 दिन, 2 दिन, 4 महीने के अंदर अंदर ईरान जो है वो न्यूक्लियर होने लगा है। तो इनकी जो दुश्मनी की जो फाउंडेशन है, देखिए इस लड़ाई में दो अपोजिट साइड पे दो पार्टीज हैं। अमेरिका का कोई डायरेक्ट लेना देना ईरान के साथ नहीं है, उनको कोई खतरा भी नहीं है। ईरान ने अमेरिका को भी धमकाया भी नहीं है। वो बोलते हैं डेथ टू अमेरिका, बिकॉज उनके साथ जो हुआ है उनको लगता है कि ईरान, इसके पीछे यूएसए ने गेम खेली है। यूएसए को अपनी जो ह्यूमिलेशन है वो उसकी, जैसे चाइनीज को दिमाग में एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, जब ओपियम वॉर वगैरह हुई थी, उस चक्कर में आज तक हमसे नफरत करते हैं। हालांकि उसमें हमारा कोई रोल था नहीं, ब्रिटिशर्स और बाकी ने मिलकर किया था। तो ये अमेरिका को तो बनता नहीं। अब हालात यहाँ तक पहुंच गए कि इसराइल को लगने लगा कि, और फैक्ट भी है, जितने रॉकेट्स इसराइल पे फायर हुए जो 7 अक्टूबर हुआ, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो फैक्ट है। मगर एक तीसरा फैक्ट भी इसमें जुड़ता है कि जब नेगोशिएशन चली बाइडेन के टाइम पे, इनकी एक संधि हो गई। उसके बाद ईरान चल रहा था अपने रास्ते, ट्रंप ने आके उस संधि को तोड़ दिया, न्यूक्लियर वाली। अब भी जो लेटेस्ट राउंड चल रहा था उसमें जो अभी चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि ईरान ने सारी शर्तें मान ली थी। और पिछले साल 12 जून को जब सीज फायर हुआ, उस टाइम, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का अपना बयान है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया है। तो जब जून में आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, तो फिर आपको जनवरी फरवरी में प्रोटेस्ट पहले करवाए इन्होंने, ये भी पता क्लियर है, बाहर से करवाए गए। उसको, उसके ऊपर आपको शोर मचाने की क्या जरूरत पड़ी है? दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं। कल को आप भारत बोलोगे, भारत में अभी यहाँ फिर फार्म प्रोटेस्ट होने वाला है, फार्मर प्रोटेस्ट, तो अब हमें सिखाओगे हम कैसे करते हैं? तो गलती तो दोनों तरफ से है ना, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि अगर लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स में
जो कि शुरू हुआ था कि प्रोटेस्टर को क्यों कर रहे हो, आपका जज ने 800 लोगों को फांसी क्यों दी, और जब जब बिल्डअप शुरू हुआ तो फिर न्यूक्लियर भी बोलने लगे, सब कुछ बातें आनी शुरू हो गई। तो जब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने सारी चीज़ें मान ली थी एक आधा पॉइंट छोड़ के, और अमेरिका ने ईरान को कहा कि 10 दिन का टाइम है, माइंड बना लो, उसके बाद दूसरे दिन अटैक करना नहीं बनता था। ये गलत है। ये दुनिया में आप एक सुपर पावर होकर अगर अपना वादा फरोशी करेंगे, और यही काम अपने हमास के साथ कतर में किया था 7-8 महीने पहले, जब इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी थी, जब नेगोशिएशन चल रही थी। तो इसलिए ईरान के साथ सिमिलरिटी तो है, लेकिन थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट केस, कॉम्प्लेक्स केस है। एक विचारधारा ये कहते हैं कि ईरान इसराइल करे भी तो क्या करे, क्योंकि ईरान तो उसको मारने पे तुला हुआ है, 7 अक्टूबर हो गया। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि चलो जो हुआ, जो इसराइल ने इनके साथ किया, इन्होंने इसराइल के साथ किया, वो एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। जब संधि हो रही है और अगर आपको लग रहा है कि अब वो न्यूक्लियर नहीं होगा और अपने सारे ये गुर्गों को काबू कर लेगा, हमास को आपने तोड़ ही दिया, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म है, तो अगर ऐसा हो रहा था तो फिर शायद युद्ध तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी। दबाव बना के, मिलिट्री बिल्डअप करके और धमका धमकू के उनकी अपनी शर्तें मना सकते थे। पहले भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन आके ईरान में इंस्पेक्शन करता था, वो सब चीज़ें स्टार्ट हो सकती थी। तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर इसका एक समस्या का समाधान दिख रहा था। और देखिए, आपने ईरान को 47 साल से सैंक्शन करके रखा है, तो अगर आप ये संधि कर लेते, थोड़े सैंक्शन हटा लेते, उसको तेल वेल बेचने देते, वो अपनी लाइफ करता, तो फिर क्या होता है, पब्लिक का प्रेशर भी आता है रूल गवर्नमेंट के ऊपर, क्यों पंगे ले रहे हो अमेरिका के साथ यार, अपना यार सड़के मड़के बनाओ, ठीक चलो लाइफ चलो, हमारे बच्चे दवाइयाँ वगैरह नहीं मिलती। तो ये पिन पॉइंट करना बड़ा थोड़ा गलत होगा अगर हम जजमेंट पे आ जाएं, लेकिन ये कि ओवरऑल दोनों दोनों तरफ से गलतियां भी हैं, दोनों तरफ से कुछ बेवकूफ़ियां भी हैं, उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी।